नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ एआरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से प्रश्नों को समझने वाले हैं और उनसे जुड़ी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखनी है। तो आज की हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन में हमें मिला हुआ है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है और कारण दे रखा है कि इस परत में तापमान समान रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है कि ना लोगों के मन में आता होगा, जैसे हम लोग कभी सोचते होंगे कि ना ऊपर बिजली कड़क रही है, मौसम खराब हो रहा है, बारिश होने लग गई, तो अगर प्लेन उड़ रहा होगा तो क्या परेशानियां नहीं होती इसमें? तो देखिए उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि दरअसल क्षोभ मंडल से ऊपर जाकर के प्लेन उड़ाया जाता है, तभी सेफ कंडीशन में प्लेन उड़ता है। तो क्षोभ सीमा से ऊपर जब हम जाते हैं तो समताप मंडल शुरू हो जाता है, तो प्लेन जो है वो समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है ताकि स्थिति ठीक रहे। बात ये ठीक है और हमारा अभिकथन भी बिल्कुल ठीक है। क्यों उड़ाया जाता है? इस परत में तापमान समान रहता है और इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल स्थिति है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्षोभ मंडल में हम लोग जितना ऊपर जाते हैं तापमान घटता है, समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, ये उसकी खास बात है। तो तापमान समान तो रहता नहीं, यानी कि मामला जो है वो गलत हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट का। पर क्यों फिर जब अगर तापमान का मामला नहीं है तो क्यों हम लोग समताप मंडल में ही जेट विमानों को उड़ा रहे हैं, क्यों? तो देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारी मौसमी घटनाएं होती है ना, बादलों का आना, बिजली कड़कना, बरसात होना, ओले गिरना, ये सारे काम जो है वो क्षोभ मंडल के अंदर होते हैं। समताप मंडल के अंदर ये चीजें नहीं होती, तो इसलिए प्लेन को ना उड़ा करके समताप मंडल में ले जाते हैं ताकि चीजें जो है वो ठीक रहें। क्लियर है बात सारी? तो इसी वजह से वहां पे चीजें जो है सुरक्षित रहती हैं और लाभदायक भी हो जाती हैं। तो इसी वजह से हमारा जो अभिकथन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कारण जो है वो गलत है और इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा ए, क्योंकि ए सत्य है और आर असत्य है। ठीक, तो आंसर ए। इसी के साथ चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हो कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा जो प्रश्न है अगला, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे स्थल रुद्ध देश नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जो स्थलों से बंधा हुआ नहीं है? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऑस्ट्रिया या फिर लीबिया। ठीक है। तो देखिए कजाकिस्तान की स्थिति जो है वो थोड़ी सी इस प्रकार है कि कजाकिस्तान सभी तरफों से जमीन से ही घिरा हुआ लैंडलॉक है। देखो लैंडलॉक की बात कर रहा है, स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक यानी कि हर तरफ वो किसी ना किसी जमीन से जुड़ा हुआ है, आसपास उसके ओशियन नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति हम लोग देख रहे हैं कजाकिस्तान के बारे में। ठीक है ना। कजाकिस्तान की खास बात क्या है कि एक मध्य एशियाई देश है और पूर्व सोवियत गणराज्य भी रहा है। ये पश्चिम में कैस्पियन सागर से लगता तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है और कैस्पियन सागर ओशन में नहीं आता। इसके अलावा चीन, रूस इसका भी अपनी सीमा साझा करता है, अल्ताई पर्वत से करता है, तो ये लैंडलॉक में आता है, तो यानी कि स्थलरूप देश है। तो यानी कि आंसर क्या गलत हो गया। ताजिकिस्तान जो है, तजिकिस्तान की स्थिति भी ऐसी है, कजाकिस्तान के पास है। ठीक है ना। और ताजिकिस्तान की खास बात क्या है कि ये भी लैंडलॉक ही है। तो ताजिकिस्तान भी लैंडलॉक है, यानी कि हमारे प्रश्न के उत्तर के हिसाब से आदर्श नहीं है, तो हम लोग इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है ये मध्य एशिया के अंदर ही पाए जाते हैं। अगली बात जो है वो ऑस्ट्रिया की है। ऑस्ट्रिया की खास बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये यूरोप के अंदर एक देश है। ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है यूरोप का ये देश, यूरोप का ये देश थोड़ा छोटा सा ही देश है, तो छोटा सा है, तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि ये देश की स्थिति भी क्या है कि ये ऑस्ट्रिया गणराज्य के रूप में जाना जाता है और स्थल रुद्ध है, यह पूर्व में अल्पस में स्थित है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये भी स्थल रुद्ध हो गया। अब बचा क्या, लीबिया बचा। अब देखो कोई एक तो आंसर होगा ही होगा। लीबिया जो है ये अपने आप में उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है और स्थित होने के साथ साथ इसकी खास बात यह है कि ये भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि सागर से लगता है, तो स्थल रुद्ध ये नहीं है। ठीक है। बाकी सभी स्थल रुद्ध हैं, सिर्फ यही स्थल रुद्ध नहीं है और इसी के हिसाब से प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि केवल 4। क्लियर है बात इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न जो है ये सूचियां दे रखी हैं, एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ है देश। ठीक है, देश या क्षेत्र। तो जो जनजातियां हमें मिली हैं वो है रुवाला, टेडा, बुशमैन और मसाई। जो क्षेत्र दे रखे हैं उनमें है कालाहारी मरुस्थल, उत्तरी अरब, तंजानिया और लीबिया। ठीक है। तो पता होना चाहिए जनजातियों के बारे में, कौन सी जनजाति कहाँ है, क्या स्थिति है। वैसे अगर किसी को किसी जनजाति के बारे में पता हो या ना पता हो, बुशमैन जनजाति के बारे में तो जरूर पता होगा, क्योंकि बुशमैन जनजाति जो है ये बहुत फेमस है ना। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, क्या कालाहारी में, क्या उत्तरी अरब में, क्या तंजानिया में, क्या लीबिया में, कहाँ पाई जाती है?
कालाहारी के अंदर। अगर हम ना मतलब ये कुशमन जो है वो अपने आप में फेमस है, कालाहारी मरुस्थल भी बहुत ज़्यादा अपने आप में चर्चाओं में रहता है, फेमस प्लेस है, तो लोग जनरली इसको याद रखते हैं, ईजी है थोड़ा सा ये। तो जहाँ पर सी के लिए 1 है वो हम लोग के आंसर हो सकते हैं, देखते हैं कितनी जगह सी के लिए 1 है। जैसे यहाँ सी के लिए 2 दे रखा है तो ये आंसर तो होगा नहीं, एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर भी सी के लिए 2 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ सी के लिए 1 दिया हुआ, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर सी के लिए 4 है, अब ये भी आंसर नहीं होगा। तो 3 एलिमिनेट हो गए, सिर्फ 1 बचा हमारे पास में सी। अब जब 1 ही बचा तो ऐसी स्थिति में यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बाकी की स्थिति क्या है, जैसे कि हमारे पास रुवाला है, तो रुवाला के लिए जो स्थल रहेगा वो क्या है, वो है उत्तरी अरब, ठीक है। यहाँ पर हम लेना 2। टेडा के लिए स्थान कौन सा है, टेडा जो है ये जनजाति लीबिया में पाई जाती है, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। बुशमैन के लिए कालाहारी में ले लिया, और मसाई कहाँ पाई जाती है, मसाई पाई जाएगी मुख्य रूप से तंजानिया के अंदर, ठीक है। तो 2, 4, 1 और 3, ये हमारा आंसर है 2, 4, 1 और 3, सी आ गया। क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सीखत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई निम्नलिखित विशेषताएं पढ़नी है और पढ़ के बताना है कि ये जो भौगोलिक विशेषताएं हैं ये किस एक क्षेत्र से संबंधित है, किस पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वार्षिक तापांतर अधिक और औसत वार्षिक वर्षा अत्यंत कम। तो देखिए वैश्विक तापांतर अधिक कहाँ पर होगा, जहाँ पर दिन के समय सामान्य तौर पर थोड़ी सी गर्मी और रात के समय में ठंड जो हो जाती है, उस जगह को कहते हैं, थोड़ा ठंडे क्षेत्र होने चाहिए रात के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा औसत वार्षिक वर्षा अत्यंत कम। अब देखो जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं या ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वर्षा का मामला कम हो जाता है, भूमध्य रेखा के पास आकर के वर्षा जो है वो अधिक देखी जाती है, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ठंडे प्रदेशों की बात ये कर रहा है। वायु का सतह पर अपसरण होने से प्रति चक्रवाती दशाओं का बनना, यानी कि प्रति चक्रवाती दशाएं बनेंगी, ठीक है। जो हम लोग के सामान्य चक्रवात होते हैं उससे ऑपोजिट स्थिति जो होगी वो देखी जाएगी, ठीक है। कोणधारी वृक्ष जैसे स्प्रूस लार्च की प्रधानता होगी। कोणधारी वृक्ष कहाँ होते हैं, ठंडे प्रदेशों में होता है, ताकि बर्फ वगैरह से ये सुरक्षित रहे, बर्फ इन पे बहुत ज्यादा परेशान इनको ना करे। अब ये किससे जुड़ती हुई विशेषताएं हैं, विषुवत रेखीय जलवायु, क्या विषुवतीय हो सकता है, वर्षा तो यहाँ पर कम कर दी उन्होंने, तो क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी नहीं हो सकती, ठीक है। साइबेरियन तुल्य जलवायु और टुड्रा जलवायु प्रदेश, अब दोनों में यहाँ कंफ्यूजन है क्योंकि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये सारी जो विशेषताएं हैं ये साइबेरिया तुल्य जलवायु है, ठीक है। तो साइबेरिया तुल्य जलवायु, इसको टेगा जलवायु के रूप में भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, टेगा जलवायु के रूप में, ठीक है। टेगा जलवायु, दरअसल टेगा जो शब्द है ये एक रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उपअर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले कोणधारी सदाबहार वन, ठीक है। तो कोणधारी वृक्षों की बात मैं बताया आपको, पहली बात हो गई यहाँ पर। तो ये जो प्रदेश होते हैं ये प्रदेश जनरली 50 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि इस जलवायु प्रदेश में, इस जलवायु के मामले में अलास्का, ठीक है, कनाडा, मुख्य रूप से हडसन की खाड़ी, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, ठीक है, साइबेरिया, ये सभी मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं। यहाँ लंबी अवधि होती है शीतकाल की, गर्मियाँ कुछ कम समय के लिए रहती है, और साधारणतः ये क्षेत्र जो है वो गर्म होता है, लेकिन साधारण गर्म होता है, और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही यहाँ पर पाया जाता है, इससे बहुत अधिक ऊपर जाता नहीं है, ठीक है। और ये बात भी देखने वाली है कि जो साइबेरिया क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र में दुनिया का सबसे ठंडा जो प्रदेश है जिसको कहा जाता है बरखायांस्क, तो बरखायांस्क जो है वो यहीं पर ही पाया जाता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट जो आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। वृक्ष भी यहाँ पर इसी प्रकार से पाए जाते हैं, शंकुधारी कोणधारी वृक्ष होते हैं, और यहाँ की जो खासतौर पर जो प्रजातियां रहती हैं उनमें देखते हैं पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च आदि मौजूद होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात सारी, तो सी हो जाएगा प्रश्न का आंसर, और सी आंसर को लेकर हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि सेंट लॉरेंस के संदर्भ में, सेंट लॉरेंस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह विश्व के व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है, यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वारंधमुख बनाती है, ठीक है। अभी 2 बात देखने वाली है। तो सेंट लॉरेंस जो है, ये सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम हम लोग देखते हैं कि ओटेरियो झील से होता है। ओटेरियो झील से होने के बाद अमेरिका और कनाडा के बीच में ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के बाद ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही जाकर के गिरती है। अब जब ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वारंधमुख यहीं पे बनाती है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा क्या ये विश्व का व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है, तो ये वाली बात भी ठीक है, ये काफी ज्यादा बिजी रहता है अपने आप में, ठीक है। और कई महत्वपूर्ण शहरों से गुजरता है, यानी नहीं, जैसे कि कनाडा के क्यूबेक और मॉन्ट्रियल शहर जो है वो इसी पे ही स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो स्थिति है हम लोग देखते हैं मॉन्ट्रियल की, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर भी इसकी वजह से ही कहलाता है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो भी सेंट लॉरेंस नदी पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है, और जब स्टेटमेंट दोनों सही होंगे तो प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं,
क्लियर है बात सारी की सारी। चलिए, तो ये सारी बात क्लियर होने के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि कौन शायद से अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश की राजधानी नहीं है या है। राजधानियों की स्थिति देखनी है। विंडहोएक, मोम्बासा, लोबिटो और मोगदीशु। ठीक है, यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो देश की राजधानी नहीं है कौन सी, हमसे ये पूछा गया है। जैसे कि विंडहोएक की हम लोग बात करें, विंडहोएक राजधानी है या नहीं है। दरअसल विंडहोएक जो है ये नेमीबिया की राजधानी है। ठीक है, तो यानी कि राजधानी ये है और ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न के उत्तर के हिसाब से सही नहीं है। विंडहोएक के अलावा मोम्बासा की बात अगर हम लोग करें तो मोम्बासा की स्थिति क्या है। दरअसल मोम्बासा जो है ये हिंद महासागर के किनारे दक्षिणी पूर्वी केन्या का एक बंदरगाह शहर है। तो बंदरगाह शहर है मोम्बासा, तो इसलिए हमारे उत्तर के हिसाब से ये ठीक है। लोविटो क्या है, तो देखिए लोविटो की खास बात यह है कि यह पश्चिमी अंगोला का बंदरगाह शहर है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी आंसर क्या ठीक हो जाएगा। अब मोगदीशु क्या है, तो देखिए मोगदीशु सोमालिया की राजधानी है और प्रश्न के हिसाब से ये भी सही नहीं है। तो सही क्या है, 2 और 3। कहां पर है 2 और 3, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर है बात सारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है, ये हमसे पूछ रहा है। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और तानामी, ये हमें ऑप्शन में मिले हुए हैं। तानामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तानामी, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तानामी और गिब्सन। देखो कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शन ना एक जगह पर ज्यादा यूज किए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ना ये आंसर हो सकता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये तानामी स्टार्टिंग में ज्यादा आ रहा है, ग्रेट विक्टोरिया अंत में दे रहा है, ताकि किसी ना किसी को कुछ एक याद हो तो ये अचानक से आंसर ना निकले। ज्यादा ना कई बार कंफ्यूज करने के लिए देता है, परेशान करने के लिए देता है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या बी या सी में से आंसर है या कुछ और है, देखते हैं समझ आएगा। तो तस्वीरों से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमसे प्रश्न में क्या बोला है, उत्तर से दक्षिण की ओर बोला है ना, तो उत्तर से दक्षिण चलते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर में सबसे पहला कौन सा हो रहा है, तानामी हो रहा है। ठीक है, हमारे पास में पहला ऑप्शन जो है वो तानामी का ही है। तो देखिए तानामी यहाँ भी पहले में है, तानामी यहाँ भी उत्तर में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया हमें देखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या, तानामी के बाद दूसरा कौन सा आ रहा है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट आ गया। ठीक है, दूसरे पे तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट आया, तो यानी कि बी जो है ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा और यही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ग्रेट सैंडी के बाद में कौन सा मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी के बाद आ रखा है गिब्सन। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, गिब्सन। ठीक है, गिब्सन के बाद कौन सा है, गिब्सन के बाद है यहाँ पर सिम्पसन। ठीक है, ये भी देखिएगा गिब्सन है, सिम्पसन है, सिम्पसन के बाद आ रखा है यहाँ पर स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। इसके बाद आ रखा है ग्रेट विक्टोरिया। यानी ये हमारे प्रश्न के हिसाब से ग्रेट विक्टोरिया जो है हमें लेकर के चलना है और यहाँ पर आके हमारे प्रश्न की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जो कंप्लीट सेटअप है यहाँ डेजर्ट्स का, वो तनामी है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट स्टोनिया, ग्रेट विक्टोरिया है, इसके अलावा स्टार सेलेक्की, पैडिर का है और तिरारी है। ठीक है, ये सारे डेजर्ट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो डेजर्ट से घिरा हुआ है। लिटिल सैंडी भी है ग्रेट सैंडी के नीचे। तो ये सारे इसके प्रमुख डेजर्ट हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर हमारा जो रहेगा वो बी रहेगा यहाँ पर। क्लियर है बात सारी की सारी। चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फिर दोबारा सूची आ गई, एक तरफ पर्वत दे दिए हैं और दूसरी तरफ दे दिए क्षेत्रीय स्थान। कह रहा है कि कीजिए आकर के अब मिलान। तो एटलस, अपलेशियन, पिरेनीज और डेंकेल्सबर्ग। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे पर्वत हैं। और दक्षिणी पूर्व अफ्रीका, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, ये हमारे सारे इसमें क्षेत्र दे दिए। तो एटलस कहाँ है, देखो एटलस तो बहुत फेमस, सबको पता है कि ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। यानी कि ए के लिए हमें 2 ही लेना है। जैसे कि यहाँ पर ए के लिए 1 है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ भी ए के लिए ए है तो आंसर नहीं होगा, यहाँ ए के लिए 2 है आंसर हो सकता है, यहाँ भी ए के लिए 2 है तो ये भी आंसर हो सकता है। तो 2 एलिमिनेट हो गए, 2 बचे हैं। यानी कि 50-50 वाली कहानी जो है दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है, अब अपलेशियन जो है, अपलेशियन कहाँ पर है, दक्षिणी पूर्व अफ्रीका, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर दक्षिण पश्चिमी यूरोप, कहाँ पर है। तो देखिए जो हमारा अपलेशियन पड़ता है ये पड़ता है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि हम यहाँ पर लेना है 3। ठीक है, तो बी के लिए 3 कहाँ है, यहाँ तो बी के लिए 4 है, यानी कि अब ये भी बाहर और यहाँ बी के लिए 3 है, तो बस यही होगा हमारा आंसर। यानी कि डी के साथ ही हमें जाना होगा। 2 ऑप्शन से हमारी कहानी जो है वो सॉर्ट हो गई है। इसके अलावा देखते हैं पिरेनीज कहाँ पड़ेगा जाकर के। तो पिरेनीज जो है ये दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में, तो यहाँ पर हम लोग 4 लेंगे, अब बच गया 1, तो ड्रैंकेंसबर्ग दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में। तो 2, 3, 4, 1 आंसर है, 2, 3, 4, 1 यहीं पर मौजूद है और डी इसी हिसाब से हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कोई ऐसी परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बात सारी क्लियर है सभी को। चलिए, तो इसी के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर, अगले प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा वो अगला प्रश्न हमारा अभिकथन और कारण वाला है।
और अभी कथन में हमें देखने को मिल रहा है कि विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवन अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही खो देती है। तो देखिए, पूर्वी हवाएं पूर्व से आएंगी, जिस दिशा से हवा आती है उस दिशा को ही पवन की दिशा कहा जाता है। और आती है तो ऐसी स्थिति में जो उसकी नमी होती है वो ये पूर्वी भागों में ही संरक्षित कर देती है, पश्चिम तक पहुंचने में तो शुष्क हो जाती है ये। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। पर क्या विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर है? क्या ये सच्चाई है? तो देखो, ये वाली सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? दरअसल जो गर्म रेगिस्तान होते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है, हम लोग देखते हैं कि वो मतलब उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान जो होते हैं ये उच्च दाब बेल्ट से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि भूमध्य रेखीय वायु धाराएं ऊपर उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पर रेगिस्तान या फिर मरुस्थल बन जाते हैं। तो ए गलत है, आर सही है। और जब ए असत्य है किंतु आर असत्य है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए? बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात सारी? चलिए इसी का देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है उसका कहना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यों करना है? क्योंकि ईरान की सीमा कैस्पियन सागर व फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। ईरान का आबादान शहर तेल शोधन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्या ईरान की सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से लगती है? तो ईरान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है कि ईरान की सीमा जो है ये उत्तर पश्चिम में तुर्की से लगती है, पश्चिम में इराक से लगती है, उत्तर में अजरबैजान से लगती है, आर्मेनिया से लगती है, कैस्पियन सागर से भी लगती है, तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है, पूर्व में अफगानिस्तान से भी लगती है, दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान से भी लगती है और दक्षिण में ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से भी लगती है। तो कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से ही लगती है, इसलिए बात ठीक है। क्या आबादान शहर तेल शोधन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है या नहीं है? तो देखिए, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि आबादान यहाँ तेल शोधन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। दोनों ही ठीक है, और जब दोनों ठीक है तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। एक और दो दोनों ही सही है, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ पर, बात सारी ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आज के जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमें चर्चा करनी थी, प्रश्नों पे अच्छे चर्चा कर ली गई है। तो आज की क्लास में इतनी बात करते हैं, बाकी के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।